तो हमारे पास है पहला पॉइंट है कि इक्वेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, समीकरण। समीकरण, तो पहला पॉइंट है आपका समीकरण और दूसरा आपका पॉइंट है सर्व समीका। सर्व समीका, दोनों में अंतर क्या होता है? तो समीकरण तथा सर्व समीकरण में क्या अंतर होता है, इस पॉइंट पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, समीकरण किसे कहते हैं, ये पॉइंट जब हम बात करते हैं तो जब किन्हीं दो बीजगणितीय राशियों के मध्य बराबर का चिन्ह लगा हो तो उस समूचे व्यंजक को समीकरण कहते हैं। यानी इक्वेशन में जैसे हम क्या कहते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू, देखो ये इक्वल का सिंबल लग गया है तो इक्वल टू 2, तो मैं इसको समीकरण की संज्ञा दूंगा क्योंकि इसमें a अननोन वेरिएबल है, आपका b अननोन वेरिएबल है, इक्वल टू 2 है। तो यहां पर आपके पास क्या हो जाता है, जो a इक्वल लगा है तो हरदम समीकरण में इक्वल का यूज किया जाता है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या होता है कि 4x इक्वल टू 8 है, तो इसमें यह मतलब होता है कि अगर x बराबर हम 2 रख दें, x की एक वैल्यू कौन सी होगी, 2 होगी, जो इस समीकरण को संतुष्ट कर रही होगी। अगर हम 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं x का मान x इक्वल टू 1 रख दूंगा तो यह समीकरण सिद्ध नहीं होगा। तो यानी समीकरण में x के किसी एक मान के लिए ही समीकरण कार्य करता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, x समीकरण के अंतर्गत बराबर का चिन्ह लगाया जाता है तथा x के किसी एक मान के लिए ही ये कार्य करता है, अन्य कोई मान इस पर एग्जिस्ट नहीं होते हैं। ठीक है, x का केवल इसके साथ 2 मान एग्जिस्ट हो रहा है। 1 रखोगे तो 4 एकम 4, 4 नॉट मतलब 4 नॉट इक्वल टू 8 हो जाएगा, अर्थात x का मान एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। कौन, 1, यानी एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैं x बराबर 3 रख दूंगा तो वो भी मान इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, केवल x इक्वल टू 2 का मान इसमें एग्जिस्ट करता है, तो इसे हम लोग समीकरण बोलेंगे। तो ठीक है, समीकरण आपने समझ लिया कि समीकरण वो होता है जिसमें बराबर का चिन्ह प्रयोग किया जाता है और अननोन वेरिएबल में केवल एक वैल्यूज पर ही ये कार्य करता है, अन्य वैल्यूज पर ये कार्य नहीं करता है। ठीक है, चलिए अब बात आती है सर्व समीका की। तो सर्व समीका में बराबर की जगह 3 लाइन खींची जाती है। आपने देखा होगा मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में 3 लाइन खींची होती हैं, तो इन 3 लाइनों का प्रयोग किया जाता है। पहली चीज तो सर्व समीका जो आइडेंटिटी होती है उसमें इक्वल का प्रयोग ना करके 3 लाइनों का प्रयोग किया जाता है और इसमें x का कोई भी मान आप रख दिए, चाहे a का कोई भी मान रखिए, पूरे फलन में इस मान को ये एक्सेप्ट करता है। यानी एनी वैल्यू ऑफ द x या एनी वैल्यू ऑफ द अननोन वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपकी होगी सर्व समीका। तो सर्व समीका में कोई भी वैल्यू रखिए, देखिएगा कि मान क्या हो जाएगा, जस्टिफाई करेगा। ठीक है, तो सर्व समीका में 3 सिंबल लगाए जाते हैं, साथ ही साथ x की कोई वैल्यू, x मतलब कोई वेरिएबल है, चाहे x हो, y हो, z हो, कोई भी वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, सारी वैल्यू को एग्जिस्ट करता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, लेकिन समीकरण के अंतर्गत अननोन वेरिएबल के केवल एक मान को ही ये स्वीकार करता है। चलिए, आइडेंटिटी यानी सर्व समीका का कोई बेस्ट एग्जांपल क्या है, तो चलिए मैं आपके पास एक एग्जांपल लिखता हूं कि आपके पास एग्जांपल है यहां पर आपका है x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू की जगह आपके पास 3 यहां पे, एक मिनट, सॉरी, 3 लाइनें खींची जाएगी क्योंकि सर्व समीका है।
एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 होगा। ठीक है, अब इसे हम सर्वसमिका कहेंगे। क्यों सर्वसमिका कहेंगे? कोई भी x का मान रखिए। चलिए मैंने x का मान 1 रखा, तो 1 रखने पर क्या हम दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं? तो चलिए 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, 3 लाइन, आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 प्लस 9, आपके पास हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 3 लाइन, 1 प्लस 6 प्लस 9, आपका 4 चौक 16 हो जाएगा, और आपके पास 3 लाइन और यहां पर भी 16 हो जाएगा। तो देखिए x की 1 वैल्यू के लिए ये सर्वसमिका सिद्ध हो जाती है। राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हो जाता है। ठीक है, अब चलिए क्या x की 2 वैल्यू के लिए ये एग्जिस्ट कर पाएगा? x की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूं तो क्या ये जो आपका फलन है, ये फलन सर्वसमिका के लक्षण से युक्त होगा? क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होंगे? इस बात पर हम डिस्कशन करना चाहेंगे। तो चलिए x बराबर 2 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 सिंबल, आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर प्लस 6, और यहाँ पर x की जगह 2 हो जाएगा प्लस 9। सॉल्व करते हैं, 5 का स्क्वायर, अब 2 दूनी 4 प्लस 6 दूनी 12 प्लस 9, 5 पचा 25, आपके पास हो जाएगा 12 4 16, और 16 9 25। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आपके पास ये सर्वसमिका का एग्जाम्पल है। यानी सर्वसमिका क्या होती है? सर्वसमिका में x का यानी अननोन वेरिएबल का कोई भी मान रखिए, सारी मान को वो स्वीकार करने वाला फलन होता है। लेकिन समीकरण में केवल एक ही मान स्वीकार्य होता है, अन्य मान को वो रिजेक्ट कर देता है, वो समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो ये बेसिक अंतर आपको समझ में आना चाहिए कि सर्वसमिका क्या होती है तथा समीकरण क्या होते हैं। दोनों में कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो चलिए, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन समीकरण तथा सर्वसमिका में क्या अंतर होता है, उचित उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए, तो आप आराम से इसको लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है कि समीकरण के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, आती है बात समीकरण के प्रकार। समीकरण के प्रकार, कितने प्रकार के समीकरण होते हैं? टाइप्स ऑफ इक्वेशन, समीकरण के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, अभी मैंने समीकरण तथा सर्वसमिका में अंतर समझाया। अब मैं पर्टिकुलरली समीकरण के प्रकार पे बात करने जा रहा हूं कि कितने प्रकार के समीकरण होते हैं। तो पहला जो आपके पास है, ठीक है, पहली पॉइंट तो हमने सीखा कि समीकरण में इक्वल का सिंबल प्रयोग होता है। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आज सीखा कि किसमें इसमें जो अननोन वेरिएबल होती है, केवल 1 वैल्यू एक्सेप्टेबल होती है। इसमें केवल 1 वैल्यू टेस्ट होती है, एक्सेप्ट करती है। ठीक है, तो चलिए, पहला है आपका रैखिक समीकरण। जब समीकरण की बात करते हैं तो रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण कौन सा समीकरण होता है? तो रैखिक समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जिसकी अधिकतम घात एक होती है। एक होती है, यानी अगर किसी समीकरण का जो घात है वो इकाई के बराबर है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये आपका रैखिक समीकरण है। ठीक है, अब रैखिक समीकरण में क्या होता है कि रैखिक समीकरण में आपका जब हम इसका प्लॉटेशन करते हैं तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। यानी रैखिक समीकरण को जब हम ड्रॉ करते हैं, जब हम प्लॉट करते हैं, तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो ये रैखिक समीकरण की एक विशेषता होती है कि इसकी पावर इकाई के बराबर होती है, तथा जब हम इसको प्लॉट करते हैं तो प्लॉट करने के साथ ही साथ
ये हमें क्या होता है, सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है। अब सीधी रेखा का मतलब होता है, क्या होता है, सीधी रेखा का मतलब होता है परिवर्तन की दर समान है। ये याद रखना, अपने आपके देखिएगा सिलेबस में है, यही पूछा जाता है कि परिवर्तन की दर क्या है। तो परिवर्तन की दर समान कहलाती है। और परिवर्तन की दर समान का मतलब होता है कि अगर मेरे पास समीकरण y इक्वल टू 2x प्लस 20 है, तो इसमें अगर x में जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, x में परिवर्तन के बाद आपके डिपेंडेंट वेरिएबल y में परिवर्तन दिखाई पड़ेगा, तो x में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप y में होने वाले परिवर्तन की गति सदैव समान रहेगी। ठीक है, तो यानी x में होने वाला जो परिवर्तन है, ठीक है, x में जो परिवर्तन हो रहा है और उसके परिणाम स्वरूप y में जो परिवर्तन है वो सदैव समान अनुपात में रहता है। तो यानी x तथा y के मध्य परिवर्तन की दर सदैव समान रहेगी। ठीक है, सदैव। अगर मान लीजिए 1 इकाई x में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप y में 2 इकाई का परिवर्तन आता, तो यह रेशियो हरदम कांस्टेंट रहेगा कि 1 इकाई हमने x में परिवर्तन करेंगे तो y में 2 इकाई का परिवर्तन दिखाई पड़ेगा, अर्थात इनके बीच में परिवर्तन की दर समान है। अर्थात क्या होता, ये एक सीधी रेखा है। तो सीधी रेखा में क्या होता है, जो ढाल रेखा होती है वो कांस्टेंट पाई जाती है। अर्थात इसमें अगर एक स्पर्श बिंदु हम इसमें खींचेंगे, स्पर्श रेखा यहां पर खींचेंगे, तो हमें सदा एक कांस्टेंट रेखा ही दिखाई, कांस्टेंट लाइन ही दिखाई पड़ेगी। और चाहे जितनी इस पे ढाल रेखाएं खींचिए, वो सारी की सारी ढाल रेखाएं क्या होंगी, एक के ऊपर एक ओवरलैप करती हुई दिखाई पड़ेगी। चलिए कैसे देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक समीकरण है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो देखिए ये एक आपका समीकरण है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो y इक्वल टू 20 प्लस 2x। ये लो, जहां पर a और b है वहां पर मैंने कोई कांस्टेंट नंबर लगा दिया है। अब ये समीकरण क्या है, ये समीकरण रैखिक समीकरण को रिप्रेजेंट करता है, रैखिक समीकरण को रिप्रेजेंट करता है। और रैखिक समीकरण में कुछ विशेषताओं को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें x क्या बता रहा है, स्वतंत्र चर को बता रहा है। स्वतंत्र चर के विषय में बता रहा है कि मैं स्वतंत्र चर हूं और मुझमें परिवर्तन जो है वो स्वतंत्र रूप से संभावित है। वहीं आपका जो y है वो बता रहा है कि मैं आश्रित चर हूं, आश्रित चर हूं, अर्थात मेरा जो मान है वो स्वतंत्र चर के मान के ऊपर निर्भर कर रहा है। अब ये 2 क्या बता रहा है, यहीं पर एक पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपकी ढाल को बता रहा है। ये एग्जाम में पूछा गया था कि निम्न उपर्युक्त रेखा चित्र में ढाल को कौन बता रहा, तो यहां पर जो 2 है वो ढाल को बताता है। ढाल का मतलब होता है परिवर्तन की दर को बता रहा है। ठीक है, तो ये ढाल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो आपके रैखिक समीकरण में b है, ये b आपके स्लोप को डिटरमाइन करता है, ढाल को डिटरमाइन करता है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, अब आपके पास ये जो 20 है या a है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 20 या ये a कटान बिंदु को बता रहा है कि कहां से कटान बिंदु होगा, कटान बिंदु को, यानी आपके पास इंटरसेक्ट पॉइंट को बता रहा कि कहां से लाइन हमारी कट करके ऊपर की ओर जाएगी। तो इन पॉइंट की इंफॉर्मेशन को हमको जो सूचित करता है वो इसके विभिन्न कांस्टेंट आपके पास कंपोनेंट हमें बता रहे हैं। तो 2 कांस्टेंट कंपोनेंट यहां पर हैं, एक 2 है एक 20 है। 2 इस जो सीधी रेखा है इसकी ढाल को बता रहा है, वही 20 कटान बिंदु को बता रहा है। ठीक है, सपोज दैट अगर मैं इस रेखा को क्या करूं, प्लॉट करता हूं, तो प्लॉट करने के बाद क्या हो जाएगा, कैसे प्लॉट करूंगा, y इक्वल टू 20 प्लस 2x है। अब इसको मैं प्लॉटेशन करता हूं, तो प्लॉटेशन करने के लिए मुझे क्या करना होगा, x का मान एक बार आपको 0 रखना होगा तो y का मान आएगा। तो जब आपने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आ जाता है,
20 आ जाता है। फिर आपको एक बार y का मान 0 रखना है। जब y का मान आप 0 रखते हैं तो x का मान कितना आ जाता है, तो x का मान आ जाता है आपका -10 आ जाता है। ये आपके पॉइंट हो गए। ठीक है, इन पॉइंट के आधार पर आप क्या करोगे, प्लॉटेशन करोगे। तो देखिए x की वैल्यू 0 एंड -10 है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो यानी मुझे फर्स्ट क्वार्टाइल एंड सेकंड क्वार्टाइल की ही जरूरत है। तो मैंने प्रथम चतुर्थांश और द्वितीय चतुर्थांश को ही प्लॉट किया, क्योंकि प्रथम में x एंड y प्लस होता है तथा द्वितीय में x का मान निगेटिव तथा y का मान पॉजिटिव होता है। तो दो चतुर्थांश के हम आधार पर इसको जब मैं प्लॉटेशन करता हूं, तो प्लॉटेशन के बाद मुझे क्या मिलता है कि जब x का मान मैंने क्या किया, यहाँ पर 20 है, ये 10 है, तो मैंने 5 5 का कॉलम ले लिया। 5 आपका 10, आपका 15, ये आपका 20, ये आपका 5 10 15 20, ये आपका 5 10 15 20। तो ये मैंने प्लॉटेशन को बना दिया। अब x की वैल्यू क्या है, 0, तो y की वैल्यू कितनी है, 20। तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू है 20। तो आप इस पॉइंट को a पॉइंट नाम दे देते हैं। तो ये आपका पॉइंट क्या हो जाता है, a पॉइंट हो जाता है। इसी प्रकार जब y का मान 0 है, जब y का मान 0 है तो ये y का मान 0, तो x का मान है -10, तो यहाँ पर हो जाता है। तो इसको मैं b पॉइंट नाम दे देता हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला दो, इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। एक मिनट, ठीक है। ये हमको देखो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, देखो वो आपको उसके लगाने से लग रहा होगा सीधी नहीं है, बट ये एक लीनियर लाइन है। और इसको हम लोग अगर आगे बढ़ाते हैं तो ये आगे में देखिए, ये जो 20 है, देखो ये कटान बिंदु को दिखाता है। मैंने आपको बताया था ये कटान बिंदु है। तो देखो y अक्ष के 20 पॉइंट से निकल करके ये रेखा ऊपर की ओर जा रही है, तो इसे हम लोग कटान बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो देखो जब हम कटान बिंदु ढूंढे तो ये कटान बिंदु को बताता है कि y एक्सिस पे या x एक्सिस पे कटान बिंदु क्या होगा, तो ये डिटरमाइन करता है। और 2 क्या है, ये जो इसकी स्लोप है, ये जो इसकी ढाल है, ये 2 इसकी स्लोप को बताता है। तो ये स्लोप को दर्शा रहा है 2। तो यहां पर इस प्रकार से हम करते हैं। और परिवर्तन की दर क्या है, तो ये जो 2 इसकी स्लोप है, यही परिवर्तन की दर है। और परिवर्तन की दर हमें क्या बता रही है कि x में अगर हम परिवर्तन करते हैं तो y में होने वाला परिवर्तन सदैव स्थिर रहता है। इसलिए ये हमें एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो लीनियर रेखा यानी सरल जो रैखिक समीकरण होते हैं वो हमें एक सीधी रेखा के रूप में इसीलिए प्राप्त हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि समीकरण कैसे होते हैं। तो पहला पॉइंट आपका था कि रैखिक समीकरण, और रैखिक समीकरण वो होते हैं जिसमें क्या होता है, समीकरण का मैक्सिमम पावर इकाई के बराबर होता है, तथा जब हम इसको प्लॉट करते हैं तो एक सीधी रेखा के रूप में मिलता है। और सीधी रेखा में क्या होता है कि हम देखते हैं कि परिवर्तन की दर स्थिर होती है। अब रैखिक समीकरण भी मैंने दो प्रकार के आपके साथ डिस्कस किए थे। एक दिन मैंने एक दिन बोला था मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी एक दिष्ट ह्रासमान फलन, ह्रासमान फलन, और दूसरा था एक दिष्ट वृद्धिमान फलन। तो दो प्रकार के फलन को हम लोग देख सकते हैं। अब देखो यहां पर अगर y इक्वल टू -2x प्लस 20 है, तो देखो एक वेरिएबल के पहले धनात्मक चिन्ह है तथा दूसरे वेरिएबल के पहले ऋणात्मक चिन्ह है, तो इसे हम एक दिष्ट ह्रासमान फलन कहेंगे। और इसकी ढाल क्या है, ऋणात्मक है, ये बता रहा है आपका कांस्टेंट नंबर। इसके सर कुछ लिख के नहीं आ रहा है। अरे ऐसा क्यों, आप लोग बताओ, सभी को लिख के नहीं आ रहा है। हाँ, लिख कर नहीं आ रहा। अब ठीक है सर, अब आ गया सर। तो वो तो धीरे धीरे आएगा।
तो यहां पर मेरे पास एक समीकरण है और उस समीकरण में y इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस 20 था और यहां पर हमने क्या किया कि जो ये देखिए ढलान है उस ढाल के पीछे माइनस लगा है, अर्थात इसे हम एक दृष्ट रासमान फलन कहेंगे और इसको जब हम प्लॉट करते हैं तो प्लॉटेशन में हमको कुछ निगेटिव ढाल वाली रेखा प्राप्त होती है। वहीं एक दृष्ट प्रतिनिधान फलन के अंतर्गत y इक्वल टू 2x प्लस 20 होता है और इसका मतलब ये होता है कि देखिए इसमें ढाल बिंदु के पहले धनात्मक सिंबल है और इसको मतलब ये होता है कि जब हम इसको प्लॉट करते हैं तो कुछ हमको धनात्मक ढाल रेखा प्राप्त होती है। तो यहां पर हम ये देख सकते हैं कि हमें दो प्रकार के जो रैखिक फलन होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक रैखिक फलन क्या होता है आपका, एक रैखिक फलन आपका क्या होता है कि निगेटिव स्लोप का होता है और एक रैखिक फलन आपका क्या होता है, पॉजिटिव स्लोप का होता है। तो ये पॉइंट आपको यहां पर देखने पड़ेंगे। तो ये हमने देखा कि रैखिक फलन होते हैं। अब चलिए आगे बात करते हैं। बात आती है कि यहां पर देखो एक पॉइंट याद रखना कि रैखिक फलन में जो ढाल होती है वो स्थिर पाई जाती है। ये हरदम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो रैखिक फलन हो, चाहे वो निगेटिव रैखिक फलन हो, चाहे ऋणात्मक ढाल वाला रैखिक फलन हो, चाहे धनात्मक ढाल वाला रैखिक फलन हो, इन रैखिक फलन में सदैव और सदैव क्या होगा, जो इनकी ढाल होगी वो स्थिर पाई जाती है। स्थिर पाई जाने का मतलब क्या होता है कि हम ढाल कैसे निकालते हैं। ढाल निकालने का एक तरीका यह होता है, ये एक मेरे पास रेखा है, ये रेखा आपके पास x एंड y है। तो इस रेखा का अगर मैं a पॉइंट पर ढाल निकालना चाहूं, अगर मैं b पॉइंट पर ढाल निकालना चाहूं, मैं c पॉइंट पर ढाल निकालना चाहूं, मैं d पॉइंट पर ढाल निकालना चाहूं, तो इस पर मैं स्पर्श रेखा खींचूंगा। तो देखो स्पर्श रेखा क्या होती है, इसी रेखा के ऊपर आ रही है। यहां पर भी मैं स्पर्श रेखा खींचूंगा, यहां पर भी मैं स्पर्श रेखा खींचूंगा। तो स्पर्श रेखा का देखिए मान सदैव उसी रेखा के ऊपर आता है। तो हम क्या कहेंगे कि जो ढाल है, रेखा का ढाल, वो सदैव स्थिर पाया जाता है। तो चाहे वो ऋणात्मक ढाल वाली रेखा हो, चाहे वो धनात्मक ढाल वाली रेखा हो, ढाल सदैव समान रहता है। ठीक है, तो ये रैखिक फलन की विशेषता होती है। एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, रैखिक फलन से आप क्या समझते हो, ये कितने प्रकार का होता है। उपयुक्त रेखा चित्र के माध्यम से इसकी ढाल तथा इसके कटान बिंदुओं को आलेखित करते हुए स्पष्ट कीजिए। तो आपको इतना आंसर लिखना होगा थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स के अंतर्गत। अब चलिए अगला पॉइंट आपका आता है द्विघाती फलन क्या होते हैं। द्विघाती फलन फलन क्या होते हैं, तो देखो द्विघाती फलन क्या होते हैं, ऐसे फलन, ठीक है, द्विघाती फलन क्या होते हैं, ऐसे फलन जिसकी अधिकतम घात 2 की होती है, उन फलनों को हम द्विघाती फलन की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो यानी इसमें जो होता है, इसमें पावर जो होती है वो 2 की होती है और जो 2 की पावर होती है यही क्या होती है, उसका फलन को निर्धारित करती है। अब याद रखना द्विघाती आपके पास फलन है और द्विघाती फलन की बात देखिए, आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए ये एक द्विघाती फलन है जिसमें x की पावर क्या है, 2 है, दूसरा x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 0। देखो एक के साथ x की पावर 0 है, मैंने बताया था जब किसी वेरिएबल का पावर 0 होती है तो इसकी वैल्यू 1 लिखी जाती है, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी एक प्रकार से ये एक ऐसा फलन है जिसमें x की पावर अधिकतम 2 है, फिर x की पावर कम हो रही है, फिर x की पावर 0 हो रही है। तो इस प्रकार के जो फलन होते हैं इनको जब हम रेखा चित्र प्रदर्शन करते हैं तो इनसे हम परवलय प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं, परवलय। ठीक है, परवलय का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, आपका पैराबोला जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, पैराबोला प्राप्त होता है। पैराबोला का मतलब क्या होता है, पैराबोला का मतलब होता है कि एक ऐसा फलन जिसमें
कम से कम एक ऐसा बिंदु हो जो न्यूनतम को दर्शाएगा या अधिकतम को दर्शाएगा। तो न्यूनतम या अधिकतम को दर्शाने वाला पॉइंट इसमें हमको मिल जाते हैं। तो जैसे आपके पास पैराबोला, पैराबोला में आप एसी का आकार देखे होगे तो एसी का आकार यू आकार का पाया जाता है। तो इसका जो फलन होगा वो पैराबोलिक समीकरण हमको प्राप्त होगा, पैराबोला हमको प्राप्त होगा। उसी प्रकार से आपके पास जो दूसरा समीकरण होगा वो दूसरा समीकरण भी आपका पैराबोला होगा। पैराबोला समीकरण वो होता है जिसमें कम से कम एक न्यूनतम बिंदु या कम से कम एक अधिकतम बिंदु हमें पाया जाता है या प्राप्त होता है। ठीक है, तो पैराबोलिक समीकरण वो समीकरण होता है जो द्विघाती समीकरण हो, पहला पॉइंट, और उसका जो घात अधिकतम है वो 2 की होती है, फिर 1 की होती है और फिर शून्य की घात होती है। बच्चे अधिकतर बोलते हैं सर शून्य की घात तो है ही नहीं इसमें। अरे शून्य की घात होने के कारण वो 1 वैल्यू रखता है और 1 का कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो गया इसलिए 1 है। तो यानी इसका मतलब होता है कि यहां पर छुपा हुआ है x की पावर 0। यहां पर x की पावर 1 है और 1 लिखा नहीं जाता, यह इसका मतलब होता है x की पावर 1 है यहां पर, और यहां पर x की पावर। तो याद रखना अधिकतम पावर 2 है, पिघटती हुई पावर 1 है, पिघटती हुई पावर 0 है। तो ये एक प्रकार का द्विघाती फलन है, लेकिन द्विघाती फलन होने के साथ ही साथ ये एक पैराबोलिक फंक्शन भी है। पैराबोलिक फंक्शन का मतलब होता है कि एक ऐसा फलन जिसमें एक न्यूनतम मान हो तथा एक अधिकतम मान रखता हो। ठीक है, तो यानी ये उल्टे यू आकार का भी पाया जा सकता है और ये एक सीधे यू आकार का भी पाया जा सकता है। इट विल बी डिपेंड अपॉन द, क्या होता, ये जो आपके 2 के पहले प्लस लगा है इसकी वैल्यू पर निर्भर करता है। इसकी वैल्यू बताती है कि जो पैराबोलिक होते हैं फंक्शन, उन पैराबोलिक का शेप कैसा होगा, उल्टे यू आकार का होगा या सीधे यू आकार का होगा। तो ये जो आपके पास, और या एक्स स्क्वायर के पहले जो माइनस है, दैट डिटरमाइन, वो सिंबल आपको बताता है कि पैराबोलिक आपका कैसे फलन होगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं पैराबोलिक समीकरण। आप जान गए पैराबोलिक समीकरण एक प्रकार का द्विघाती समीकरण होता है, और द्विघाती समीकरण में ये या तो उल्टे यू आकार का पाया जाता है या सीधे यू आकार का पाया जाता है, जिसमें एक मिनिमा वैल्यू रहती है तथा जिसमें एक मैक्सिमा वैल्यू रहती है। उन फलन को हम लोग पैराबोलिक फलन या परवलय फलन की संज्ञा भी देते हैं। अब पैराबोलिक जो फलन होते हैं, परवलय वाले जो फलन होते हैं, परवलय वाले जो फलन होते हैं, परवलय वाले फलन में एक मैक्सिमा होगा। एक मैक्सिमा यानी एक उच्चतम बिंदु हो सकता है या दूसरा एक न्यूनतम बिंदु होगा। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है और कंपलसरी है, बिना इसके आपका पैराबोला कभी हो ही नहीं सकता है। जबकि लीनियर जो आपका रैखिक फलन होता है, रैखिक फलन में ना तो मैक्सिमा होता है ना तो मिनिमा होता है, और रैखिक फलन वो फलन होता है जिसकी अधिकतम पावर क्या होती है, इकाई के बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो ये आपके पास क्या होता जाता है, पैराबोलिक फलन के नाम से जाने जाते हैं। तो ये पैराबोलिक या तो उल्टे यू आकार के या तो सीधे यू आकार के पाए जाते हैं। ठीक है, अब मैंने बात कहा कि मैं आपके साथ ढाल पर डिस्कस करूंगा क्योंकि आपका ढाल का टॉपिक है। तो अगर मैं एक ऐसा पैराबोलिक फलन लेता हूं जो उल्टे यू आकार का पाया जाता है, जैसे आपका रियूनिव फंक्शन है, ए आर फलन है, आपका एम आर फलन है, तो वो आपके उल्टा आपके पास पैराबोलिक फंक्शन होते हैं। तो अगर मैं ए पॉइंट पर चल रहता हूं तो ए पॉइंट पर इसकी ढाल क्या होती है, देखिए इसकी ढाल सीधी है, खड़ी खड़ी है। लेकिन मैं बी पॉइंट पर जाता हूं तो यहां पर अगर मैं स्लोप लाइन ड्रा करूंगा तो स्लोप लाइन ड्रा करते ही ढाल पहले से कम हो जाती है। तो पैराबोलिक फलन जो उल्टे यू आकार का होता है, इसमें अब जैसे जैसे हम नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते चले जाते हैं, सी पॉइंट पर बढ़ते चले जाते हैं, इसकी ढाल लगातार कम होती चली जाती है और डी पॉइंट पर पहुंचते ही ये ढाल क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। ठीक है, लेकिन जैसे ई पॉइंट पर आते हैं फिर से ढाल क्या हो जाती है, बढ़ना चालू हो जाती है, और जैसे जैसे नीचे की ओर आते चले जाते हैं, ई एफ की तरफ आते चले जाते हैं, पुनः ज्यादा ढाल हमको प्राप्त होती चली जाती है। तो
इनकी जो ढाल रेखा होती है, जैसे लीनियर रेखा वो होती है जिसकी सभी बिंदुओं पर ढाल समान होती है, लेकिन पैराबोलिक में उल्टा पैराबोलिक यानी यू आकार का जो आपका उल्टा यू आकार पाया जाता है उसमें प्रारंभ में ढाल घटती है। यहां पे आप लिख सकते हो प्रारंभ में ढाल घटती है, फिर स्थिर या अधिकतम हो जाती है, स्थिर हो जाती है और फिर बढ़ने लगती है। देखो बढ़ने लगती है। अब ये ढाल हम निकालते कैसे हैं? इन ढाल को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसके पैराबोलिक के किसी पॉइंट पर हमको क्या करना पड़ता है, एक स्लोप लाइन ड्रा करना होता है और उस स्लोप लाइन से हमको पता चलता है कि पैराबोलिक में जो आपका स्लोप है वो घट रहा है या बढ़ रहा है। अब घटने और बढ़ने का मतलब क्या हुआ, एक वेरिएबल में यदि एक यूनिट यानी स्वतंत्र चर में यदि एक इकाई का परिवर्तन करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप जो आपका आश्रित चर होता है उसमें कई इकाइयों में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। ठीक है, कई इकाइयों में परिवर्तन दिखाई पड़ता है तो उसको हम लोग यहां पर नोट करते हैं। तो अगर आपकी ढाल लगातार घट रही है तो इसका मतलब होता है कि एक इकाई स्वतंत्र चर में हमने परिवर्तन किया तो आश्रित चर में उस इकाई की अपेक्षा अधिक वृद्धि हुई है। यानी 10% हमने स्वतंत्र चर में परिवर्तन किया तो उसके परिणाम स्वरूप 10 से अधिक यानी 12% हमारी रेवेन्यू बढ़ी है। लेकिन मैक्सिमम पे पहुंचने का मतलब होता है कि जिस अनुपात में आपने स्वतंत्र चर में परिवर्तन किया है उसी अनुपात में आपके आश्रित चर में परिवर्तन हो रहा, और जैसे ढाल बढ़ती जाती है इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आप स्वतंत्र चर में परिवर्तन कर रहे हैं आश्रित चर में परिवर्तन उस अनुपात में स्वीकार नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया उल्टे यू आकार का पैराबोला। उसी प्रकार आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं सीधे यू आकार का जो पैराबोला होता है। तो सीधे यू आकार का पैराबोला कैसे होता है, सीधे यू आकार का पैराबोला आपका इस तरह कुछ होता है और इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं ए पॉइंट पर बात करता हूं तो स्लोप लाइन देखिए ये है ए पॉइंट पर, और वहीं पर मैं बी पॉइंट पर जब मैं बात करता हूं तो देखिए स्लोप पहले से कम हो जाती है। सी पॉइंट पर स्लोप बिल्कुल कम हो गई, शून्य हो गई स्लोप, और डी पॉइंट पर आप देखिए फिर से ढाल बढ़ने लगती है। तो आपके पास जो यू आकार पाया जाता है ये भी पैराबोला होता है, इसमें क्रमशः ढाल कम होती जाती है, ढाल न्यूनतम एवं शून्य हो जाती है तथा इसके पश्चात लगातार ढाल बढ़ती चली जाती है। तो जो पैराबोलिक फलन होते हैं, पैराबोलिक फलन वो वास्तव में एक प्रकार के द्विघाती फलन होते हैं और द्विघाती फलन में हम ढाल को पाते हैं यानी वहां पर ढाल हमको दिखाई पड़ता है और ये ढाल उनके पैराबोलिक होने का कारण बन जाता है। अब तीसरा आता है अति परिवलय। अति परवलय, अति परवलय क्या होता है, हाइपरबोला, इसको हाइपरबोला कहते हैं। अभी तक मैंने पैराबोला बाता, अब आप मैंने क्या डिस्कस करने जा रहा हूं, हाइपरबोला, अति परवलय बोलते हूं। तो अति परवलय क्या होता है कि अति परवलय के अंतर्गत जो जैसे जैसे क्या होता है जो आपका, ठीक है, अब क्या होता है अति परवलय के अंतर्गत क्या होता है, जैसे आपने रखा है y इक्वल टू 10/x, इस तरह का अगर कोई फलन मिलता है तो इसे हम लोग अति परवलय की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। जैसे आपके पास इंडिफरेंस कर्व होता है, आईसी कर्व, वो वास्तव में अति परवलय है। अति परवलय के अंतर्गत आपका जो फलन होता है वो क्या करता है, या तो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, ठीक है, इसकी ढाल देखिए लगातार क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है, लेकिन शून्य हो कभी नहीं होती है। ठीक है, यानी ये लगातार गिरता फलन चला जा रहा है लेकिन ये कभी नहीं उठेगा। और या तो आपका क्या होता, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। इस प्रकार के आपके पास अति परवलय पाए जाते हैं। तो अति परवलय में क्या होता है कि जैसे जैसे x का मान बढ़ाते हैं y का मान लगातार कम होता प्राप्त होता हमको चला जाता है, और इस प्रकार के फलन की जो ढाल होती है या तो लगातार घटती चली जाती है या तो लगातार बढ़ती चली जाती है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि अति परवलय क्या है, तो आप बता देना कि अति परवलय एक इस प्रकार का फलन होता है जिसमें लगातार x का मान बढ़ाने के साथ साथ y का मान कम हो प्राप्त होता चला जाता है, या क्या होता है बढ़ता चला जाता है, ऐसा कुछ रिलेशनशिप पाया जाता है। तो इन्हें हम लोग अति परवलय की
कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो मैंने आपके साथ अब क्या डिस्कस कर दिया कि आपके पास आपको ये बात पता चल गया कि पैराबोला क्या होता है और आपके पास हाइपरबोला क्या होता है। तो इन चीजों से अब अगला आपके पास आता है द्विघाती समीकरण, क्या होता है बहुघाती समीकरण या त्रिघाती समीकरण कह सकते हो, त्रिघाती समीकरण, त्रिघातीय समीकरण। तो त्रिघाती समीकरण क्या होते हैं? ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम पावर 3 की हो। ठीक है, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 1। ये आपका कौन सा फलन है? त्रिघाती फलन है जिसकी अधिकतम पावर क्या होती है? अधिकतम पावर 3 होती है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? बहुघाती या त्रिघाती फलन कहेंगे। और इसको जब हम डायग्राम में प्लॉट करते हैं तो इस प्रकार के फलन में एक हमको मैक्सिमा होता है और एक हमको मिनिमा प्राप्त होता है। ये पॉइंट याद रखना। जबकि पैराबोला में अभी मैंने आपको समझाया कि या तो आपके साथ एक मैक्सिमा होगा तो मिनिमा नहीं होगा, मिनिमा होगा तो मैक्सिमा नहीं होगा। लेकिन त्रिघाती फलन के अंतर्गत हम ये जानते हैं कि आपको एक मैक्सिमा इसमें मिलेगा तथा एक मिनिमा भी इसमें मिलना कंपलसरी होता है। ठीक है, तो यानी एक मैक्सिमा या एक मिनिमा होना जरूरी होता है। और इस प्रकार के फलन को जब हम प्लॉट करते हैं ग्राफ में तो कुछ ऐसा होता है, या हमको जब ग्राफ पिन को प्लॉट करते हैं तो आपके पास कुछ ऐसा ग्राफ होता है। ठीक है, तो देखो एक मिनिमा और एक मैक्सिमा है, देखो एक मैक्सिमा या एक मिनिमा है। तो त्रिघाती फलन में जो अधिकतम वैल्यू होती है वो 3 की होती है तथा उसके बाद क्या होता है जब इनका प्लॉटेशन किया जाता है तो प्लॉटेशन करने के बाद हमें यह प्राप्त होता है कि इसमें एक वैल्यू जो है वो मैक्सिमा की प्राप्त होती है तथा अन्य वैल्यू जो होती हैं वो मिनिमा की प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमें ये फलन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो अब आपने सीखा, अभी तक क्या सीखा? एक रैखिक फलन। रैखिक फलन वो होता है जो जिसमें परिवर्तन की दर समान होती है तथा परिवर्तन की दर समान होने के साथ ही साथ ना तो उसमें मैक्सिमा होता है और ना मिनिमा। दूसरा मैंने आपके साथ डिस्कस किया द्विघाती फलन। द्विघाती फलन के अंतर्गत मैंने बताया कि पैराबोलिक होते हैं, या तो एक मैक्सिमा होता है या एक मिनिमा होता है और इनकी अधिकतम जो पावर होती है वो इनकी अधिकतम पावर 2 की पावर होती है। तीसरा मैंने पास बताया आपको कि आपके पास जो होता त्रिघाती फलन, और त्रिघाती फलनों में जो आपके पास समीकरण होते हैं उसमें अधिकतम वैल्यू 3 की होती है तथा इसमें जो आपके पास एक मैक्सिमा होगा तथा एक मिनिमा पाया जाएगा। तो इस प्रकार हम संतुलन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको 3 प्रकार के इकोनॉमिक्स में फलन पढ़ाए जाते हैं, तीनों प्रकार के रैखिक फलन, द्विघाती फलन और आपके पास त्रिघाती समीकरण या फलन। तीनों प्रकार के मैंने फलन आपके साथ डिस्कस कर दिया विद द एग्जांपल एंड विद द डायग्राम। अब एक पॉइंट आपका आता है, वो पॉइंट आता है कि अर्थशास्त्र में बाजार संतुलन से आप क्या समझते हो? अंक गणितीय तथा आरेखी समाधान बताइए। ठीक है, तो देखो आपके ये प्रश्न आता है एग्जाम में, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि इस प्रश्न का उत्तर आप क्या दोगे कि बाजार संतुलन से आप क्या समझते हो तथा अंकगणितीय तथा रेखाचित्रीय माध्यम से आप कैसे स्पष्ट करोगे, तो आप लिखना कि बाजार संतुलन का मतलब होता है कि दो विरोधी शक्तियां जब एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं, ठीक है, बाजार संतुलन कहलाता है बाजार संतुलन। तो बाजार संतुलन क्या है? जब दो विरोधी शक्तियां, जब दो विरोधी शक्तियां एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं, दूसरे के बराबर हो जाती हैं, तो इसे हम बाजार संतुलन कहते हैं। उदाहरण के लिए एक उपभोक्ता का मांग फलन एक उत्पादक के पूर्ति फलन के जहां पर बराबर हो जाएगा, इसे हम लोग बाजार संतुलन के अंतर्गत जानते हैं। अब मान लीजिए आपके पास है डिमांड फंक्शन Q इक्वल टू 2x प्लस 20। ये एक किसी उपभोक्ता का डिमांड फंक्शन है, ये किसी उपभोक्ता का डिमांड फंक्शन है। और आपके पास क्या हो जाता है Q इक्वल टू प्लस एक्स प्लस 10।
ठीक है, प्लस एक्स प्लस 10 ये किसी उपभोक्ता का पूर्ति फलन है, सप्लाई फंक्शन है, किसी प्रोड्यूसर का सप्लाई फंक्शन है। तो ये आपके पास बाजार संतुलन है, ये डिमांड पावर है, ये आपके पास सप्लाई पावर है। सॉरी, इसमें एक्स की जगह आप ये पी कर दो, ये आपका एक्स की जगह पी है। ठीक है, तो अब आपके पास क्या हो जाता है कि दो विरोधी शक्तियां, डिमांड कंज्यूमर के द्वारा किया जाता है, पूर्ति सप्लाई प्रोड्यूसर के द्वारा किया जाता है। तो अगर मैं इसका संतुलन निकालूं तो दो तरीके से संतुलन निकल सकता है। एक तरीका संतुलन का होता है, उसे हम लोग बोलते हैं अंकगणितीय संतुलन। अंकगणितीय संतुलन मतलब डिमांड इक्वल टू सप्लाई कर दो। अब डिमांड में क्या है, -2p प्लस 20 इक्वल टू p प्लस 10 कर दो। तो ये आपको सॉल्यूशन निकाल दोगे तो इसे हम लोग कौन सा संतुलन कहेंगे, अंकगणितीय संतुलन कहेंगे। दूसरा आपका है रेखागणितीय संतुलन। रेखागणितीय संतुलन, तो रेखागणितीय संतुलन कैसे निकालेंगे, इसको पहले ग्राफ पेपर में प्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, ग्राफ पेपर में जब हम इसको प्रेजेंट करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। ग्राफ पेपर में प्रेजेंट करने के लिए p का मान 0 एक बार रखिए तो q का मान निकल करके आ जाएगा, और एक बार q का मान 0 रखिए तो p का मान निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो डिमांड रेखा आपने प्लॉट कर लिया। उसी प्रकार आपने क्या किया, सप्लाई रेखा को आपने प्लॉट कर लिया। तो सप्लाई रेखा को जब प्लॉट किया तो एक बार p का मान 0 रखिए तो q का मान आ जाएगा, और एक बार q का मान 0 रखिए तो p का मान आ जाएगा। और इस प्रकार से आपको संतुलित मूल्य एवं संतुलित मात्रा प्राप्त हो जाएगी। तो इसे हम लोग रेखागणितीय संतुलन कहते हैं। ठीक है, तो आपका एक संतुलन क्या हो जाएगा, एक संतुलन आपका अंकगणितीय संतुलन हो जाता है, और एक आपका संतुलन क्या हो जाता है, रेखागणितीय संतुलन हो जाता है। इस प्रकार से आपको दो प्रकार के संतुलन मिल जाते हैं। तो बाजार संतुलन क्या होते हैं, बाजार संतुलन वो संतुलन होते हैं जहां पर दो विरोधी शक्तियां आपस में एक दूसरे को बराबर हो जाती हैं, उन संतुलन को हम लोग बाजार संतुलन कहते हैं। इस प्रकार के संतुलन की गणना करने के लिए दो विधियों का प्रयोग अर्थशास्त्र में किया जाता है। प्रथम विधि का प्रयोग हम लोग अंकगणित के रूप में करते हैं, जिसके अंतर्गत जो हमारे पास फलन दिए होते हैं उन फलनों को हम लोग सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद जो आंसर प्राप्त होता है इसे हम लोग अंकगणितीय समाधान कहते हैं। वहीं दूसरा तरीका होता है कि इन फलन को हम रेखा चित्र में प्लॉट करते हैं, और प्लॉट करने के बाद उससे संतुलन जो प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग रेखाचित्रीय संतुलन की संख्या देते हैं। जैसे माध्यिका निकालने को मैंने एक संतुलन आपको बताया था कि मैथमेटिकल मेथड है। ठीक है, और दूसरा मैंने बताया था कि तोरण वक्र ड्रा करिए और तोरण वक्र के आधार पर माध्यिका की गणना कर लीजिए। ठीक है, उसी प्रकार मैंने बहुलक के लिए आपको बताया एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन कि गणितीय अंकगणितीय मेथड से, यानी गणितीय मेथड से कैसे निकाल सकते हैं कि आप एक काम करिए, क्लस्टर बनाइए, 2-2 का जोड़ा, 3-3 का जोड़ा, 4-4 का जोड़ा बनाइए। ठीक है, 3-3 का जोड़ा बनाइए और उसके आधार पर गणना करिए। दूसरा तरीका होता है कि आप एक आयत चित्र ड्रा करिए और आयत चित्र के आधार पर आप करिए, तो दो प्रकार का संतुलन आप आसानी से निकाल सकते हो। तो ये थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स में आपका यूनिट 1 में प्रश्न पूछा गया था कि बाजार संतुलन से आप क्या समझते हो, अंकगणितीय तथा आरेखीय समाधान से आप क्या समझते हो, स्पष्ट करो। तो मुझे लगता है आप बहुत बेहतर स्पष्ट कर सकते हो। तो ये टॉपिक कुछ थे जो आपके यूनिट 1 में थे, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब आप अपने प्रश्न पूछ सकते हो।